राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम दोस्तों। कान्हा एजुकेशन और हमारे क्या है कान्हा एजुकेशन का जो संघर्ष बैच है इतिहास का, उसमें आप सभी का क्या है दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी क्या है स्वस्थ होंगे। स्वस्थ होना इस समय जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सर्दी बढ़ चुकी है दोस्तों। तो शरीर जब तक स्वस्थ रहेगा तब तक क्या है आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, तो शरीर को स्वस्थ रखना दोस्तों, सर्दी से बच के रहना, कोशिश करना कि सर्दी के बचाव के लिए जो भी कपड़े पहने जाते हैं वो पहन लेना दोस्तों। शर्म ना करना, क्योंकि सर्दी से क्या है आप लापरवाही करोगे तो सर्दी आपके शरीर को क्या है अस्वस्थ कर देगी। तो आप जो पढ़ना चाह रहे हो, जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य के अंदर क्या है बाधा बनेगी। तो उस बाधा को दूर करने के लिए हमें क्या है दोस्तों वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। जिस प्रकार से मैंने क्या है पिछले 2 दिन के अंदर सर्दी बढ़ने से क्या है कोट पहना है और क्या है आज सिर पर टोपा भी लगा दिया, क्योंकि सर्दी ऐसी चीज है वो अच्छा का क्या है दोस्तों भूत उतार देती है। जो भूत सवार होता है ना वो क्या है उतार देती है दोस्तों। हम क्या है राणा कुंभा पढ़ रहे थे, तो कल की क्लास के अंदर हमने राणा कुंभा के बारे में क्या क्या पढ़ा दोस्तों उसको जान लेते हैं। तो राणा कुंभा के साथ में हमने दोस्तों क्या है गुजरात का संघर्ष देखा था। किसका दोस्तों? कुंभा के साथ गुजरात का संघर्ष देखा कल की क्लास के अंदर। ये लो सा गुजरात का संघर्ष देखा। इस गुजरात का संघर्ष होने का कारण क्या था दोस्तों? तो जो कारण था वो नागौर था। नागौर क्यों था दोस्तों? तो नागौर के अंदर जो शासक थे शम्स खां, उसके भाई मुजाहिद ने क्या है शम्स खां को पराजित कर दिया। शम्स खां राणा कुंभा के पास आया, शरण ली, सैनिक सहायता ली, मुजाहिद खां को पराजित करके नागौर प्राप्त किया। और जो शर्त थी उन शर्तों का उल्लंघन शम्स खां ने किया। फिर कुंभा ने आक्रमण किया तो शम्स खां क्या है अपनी पुत्री नगा का विवाह गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के साथ करता है और उससे सैनिक सहायता लेता है। वो सैनिक सहायता करता है, लेकिन कुंभा उन दोनों की सैनिक सहायता को क्या है फेल कर देता है। दोनों मिलकर आक्रमण करते हैं, लेकिन कुंभा पराजित कर देता है, नागौर को प्राप्त कर लेता है। कुतुबुद्दीन शाह क्या करता है 1456 के अंदर एक चंपानेर की संधि करता है मालवा के महमूद खिलजी के साथ। किसके साथ दोस्तों? चंपानेर की संधि होती है। ये चंपानेर की संधि 1456 के अंदर होती है दोस्तों, ताज खां के माध्यम से। किसके खां के माध्यम से दोस्तों? ताज खां के माध्यम से होती है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं तो क्या है इस संधि के तहत दोनों मेवाड़ पर क्या है अलग अलग दिशाओं से आक्रमण करते हैं, लेकिन उन दोनों का आक्रमण क्या है असफल रह जाता है। दोनों को क्या है कुंभा असफल कर देते हैं। इसके बाद हमने बात की थी कि जो कुतुबुद्दीन शाह है, इसके बाद जो शासक बना दाऊद खां बना। दाऊद खां के बाद दोस्तों एक शासक बना, उससे हमने क्या कहा मोहम्मद साहब बेगड़ा कहा था। 1460 में जूनागढ़ गुजरात में मंडुलिक के ऊपर आक्रमण करता है, जो कुंभा का क्या था दामाद था। यहां तक हमने पढ़ा। इसके बाद हमने दोस्तों क्या है कुंभा की जो कला एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनको शुरू किया था। कला एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंदर दोस्तों हमने कल एक दुर्ग के बारे में पढ़ा था। पहले दुर्ग से पहले क्या है दोस्तों हमने वीर विनोद ग्रंथ के बारे में कुछ बात की थी कि इस वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार जो सारंगपुर का युद्ध है दोस्तों, यह सारंगपुर का युद्ध 1439 में हुआ। किसके अनुसार? वीर विनोद के अनुसार। वीर विनोद के अनुसार दोस्तों गोहिल राजवंश की शाखाएं कितनी है? तो गोहिल राजवंश की जो शाखा है वो शाखा कितनी है दोस्तों? 36 है, ध्यान रखना। वीर विनोद के अनुसार दोस्तों हमने और क्या पढ़ा था दोस्तों आपको पता होगा। तो हमने क्या है ये चर्चा की थी दोस्तों। फिर हमने क्या है दोस्तों एक दुर्ग के बारे में पढ़ा था, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में दोस्तों। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो कुंभा ने करवाया था। कहां पर करवाया था दोस्तों? तो एक सादड़ी गांव है राजसमंद जिले में, इस सादड़ी गांव के अंदर करवाया था। और जरगा और क्या है दोस्तों रागा पहाड़ी पर करवाया था। कौन सी? रागा और जरगा या फिर जरगा रागा पहाड़ी पर करवाया था दोस्तों। इस गढ़ के जो वास्तुकार था दोस्तों वो वास्तुकार कौन था? मंडन था। कौन था दोस्तों? मंडन था।
इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों एक दुर्ग और है जिसे हम लघु दुर्ग कहते हैं, वो है कटारगढ़ दुर्ग दोस्तों। इस कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। इस कटारगढ़ दुर्ग की दोस्तों क्या है, जो कर्नल जेम्स टोड है उसने किससे, एस्ट्रुक्शन से तुलना की थी। फिर हमने दोस्तों बात की थी कि कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 36 किलोमीटर है। और इस दीवार पर क्या है, आसानी से 4 घोड़े चल सकते हैं। कितने घोड़े दोस्तों, आसानी से 4 घोड़े चल सकते हैं एक साथ, इतनी चौड़ी ये दीवार है दोस्तों। फिर हमने बात की कि ठीक है, इस दीवार को क्या है दोस्तों, भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। फिर हमने बात की दोस्तों, जो चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति की क्या है दोस्तों, रचना हुई थी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की वो रचना हुई थी दोस्तों 1460 के अंदर। कब हुई थी दोस्तों, 1460 में। किसने की इसकी रचना, तो कवि महस ने की। ये कवि महस भट्ट कौन है दोस्तों, कुंभलगढ़ प्रशस्ति का क्या है, रचयिता है। और इसके पिता का नाम क्या है दोस्तों, अत्रि भट्ट है। क्या नाम है इनके पिता का, इनके पिता की बात हम दोस्तों अभी थोड़ी देर बाद जब विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की बात करेंगे तब इनकी बात भी करेंगे, अत्रि भट्ट की दोस्तों। ये बात तो हो गई। अब हम पढ़ते हैं कुंभा ने क्या और निर्माण कार्य करवाया या किसी का पुनः निर्माण भी करवाया है दोस्तों। तो कुंभा ने एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके अंदर क्या है दोस्तों, पुनः निर्माण जैसा कार्य करवाया है। बहुत कुछ उसमें बदलाव किया है, इसलिए क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कुंभा को कहा जाता है। तो उसको भी क्या है हम देख लेते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। किसकी दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों कहां पर है, तो चित्तौड़ जिले में है दोस्तों। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, हमने क्या है बप्पा रावल पढ़ा था और बात की थी कि बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। बप्पा रावल ने क्या है दोस्तों, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया दोस्तों, चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ के मान मौर्य को पराजित करके, किसको, मान मौर्य को पराजित करके क्या है दोस्तों, इस चित्तौड़गढ़ को प्राप्त किया था। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उससे क्या है, मान मौर्य को पराजित किया था। यानी कि बप्पा रावल ने तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया। इससे पहले शासक कौन था, मान मौर्य। तो मान मौर्य के जो पूर्वज थे उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या है दोस्तों, निर्माण करवाया था। अब चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के निर्माण की बात करूं दोस्तों, तो इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण दोस्तों चित्रांगद मौर्य ने करवाया। किसने करवाया दोस्तों, चित्रांगद मौर्य ने करवाया। कौन है भाई साहब, ये चित्रांगद मौर्य, जिसने क्या है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया दोस्तों। सही बात है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया तो इसे निर्माता कहेंगे। लेकिन इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या है दोस्तों, पुनः निर्माण करते हैं हमारे कुंभा जी। जो दुर्ग बना हुआ है उसमें कुछ ऐसा नयापन लाते हैं जिससे क्या है हम इन्हें आधुनिक निर्माता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आधुनिक निर्माता। इसके आधुनिक निर्माता कौन है दोस्तों, तो जो आधुनिक निर्माता है, आधुनिक निर्माता, यह आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, तो राणा कुंभा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, राणा कुंभा को। अब राणा कुंभा को क्यों कहा जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखना, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो जाने का रास्ता दोस्तों, इस जाने के रास्ते को क्या है, सर्पिलाकार बनाया। कौन सा बनाया दोस्तों, सर्पिलाकार रास्ता बनाया। एक तो सर्पिलाकार रास्ता बनाया दोस्तों, ध्यान रखना। दूसरा इन्होंने एक काम ये किया कि जगह जगह पर इन्होंने क्या दोस्तों, प्रवेश द्वार बनाए। क्या है, सर्पिलाकार रास्ता बना दिया, सांप जिस प्रकार से ऐसे चलता है उस प्रकार से क्या है रास्ता बना दिया। और क्या क्या इन्होंने जगह जगह पर क्या है दोस्तों, प्रवेश द्वार बनाए। तो आपको पता होगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने प्रवेश द्वार हैं, तो उनमें से क्या है दोस्तों, इन्होंने प्रवेश द्वार बना दिए, जिससे क्या है कि एक प्रवेश द्वार को तोड़कर दूसरे प्रवेश द्वार तक पहुंचने से क्या है,
जो बीच में रास्ता है उसको भी क्या है सर्पिलाकार का रूप दे दिया, ताकि आक्रमणकारी एक प्रवेश द्वार को तोड़कर अंदर प्रवेश कर सकता है, लेकिन दूसरे प्रवेश द्वार तक उसे पहुंचने में वो क्या है समय लगे, और इस प्रकार से क्या है नयापन दिया। ऐसे बहुत सारे काम करवाए थे छोटे छोटे क्या है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, इसलिए हम राणा कुंभा को आधुनिक निर्माता का कहते हैं। दोस्तों ध्यान देना, चित्तौड़गढ़ को क्या है राणा कुंभा के समय, इस चित्तौड़गढ़ को क्या है दोस्तों राणा कुंभा के समय, किसके समय दोस्तों राणा कुंभा के समय क्या कहा जाता था, तो राणा कुंभा के समय दोस्तों ध्यान देना चित्रकूट कहा जाता था। चित्तौड़गढ़ को किसको दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राणा कुंभा के समय, राणा कुंभा के समय दोस्तों क्या कहा जाता था, तो राणा कुंभा के समय चित्रकूट कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, चित्रकूट कहा जाता था, चित्रकूट कहा जाता था, चित्रकूट कहा जाता था। यह बात तो हो गई, ठीक है दोस्तों, चित्रकूट कहा जाता था। यह हो गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका। अब हम बात करते हैं दोस्तों विजय स्तंभ की। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, जो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में, मांडू विजय के उपलक्ष्य में निर्माण हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, इतिहास विषय हमेशा कला संस्कृति को साथ में लेकर चला जाता है दोस्तों। अकेला आप इतिहास विषय को लेकर चलोगे तो कभी भी इतिहास विषय को नहीं पकड़ पाओगे, नहीं सीख पाओगे, जब तक क्या है कला संस्कृति को साथ में लेकर नहीं चलोगे तब तक दोस्तों। तो अब हम क्या है विजय स्तंभ की बात कर लेते हैं दोस्तों विजय स्तंभ क्या है, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है दोस्तों विजय स्तंभ। क्या है दोस्तों विजय स्तंभ, जिसे हम क्या है कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना दोस्तों, परीक्षा से क्या है कभी कभी प्रश्न निकलता है। इसका निर्माण दोस्तों 1440 से लेकर 1448 के मध्य हुआ। 1440 में कार्य शुरू हुआ था और 48 में पूरा हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना। हम बात करते हैं दोस्तों ये जो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ कहां पर है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहां पर है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, ये जो विजय स्तंभ है ये हमारे राजस्थान में 4थे नंबर का है। कितने नंबर का दोस्तों, 4थे नंबर का विजय स्तंभ है, 4थे नंबर का। यानी कि इससे पहले 3 विजय स्तंभ बन चुके हैं। कितने दोस्तों, विजय स्तंभ है, ठीक है दोस्तों, 4थे नंबर का है। तो इससे पहले क्या है 3 बन चुके हैं। कौन कौन सा दोस्तों, एक तो बन चुका है बयाना दुर्ग में, दूसरा मंडोर, तीसरा दोस्तों जालोर में। ये 4था नंबर का क्या है विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है दोस्तों। ये जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया, तो निर्माण दोस्तों कुंभाजी ने करवाया। किसने करवाया दोस्तों, कुंभाजी ने करवाया था। और कुंभा ने दोस्तों मालवा विजय के उपलक्ष्य में, किस विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों, मालवा विजय, मांडू विजय कहें या फिर दोस्तों सारंगपुर विजय। कौन सी दोस्तों, सारंगपुर। ये विजय कब हुई थी दोस्तों, तो ये विजय हुई थी 1437। और क्या है इसके उपलक्ष्य में क्या है इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया दोस्तों। ध्यान रखना, ये जो विजय स्तंभ है दोस्तों कितने मंजिल का है, ये जो विजय स्तंभ है दोस्तों कितने मंजिल का है, तो ये जो विजय स्तंभ है दोस्तों 9 मंजिला है। कितना है दोस्तों, 9 मंजिला है। यानी कि इस विजय स्तंभ के अंदर 9 मंजिल है। कितने मंजिल दोस्तों, 9 मंजिल है। और दोस्तों ध्यान रखना, इस विजय स्तंभ का भी दोस्तों क्या है एक बार दोस्तों क्या है जीर्णोद्धार करवाया गया है। एक बार दोस्तों क्या है इस विजय स्तंभ पर क्या है दोस्तों बिजली गिरी थी, जिसे हम दोस्तों क्या है बिजली कहते हैं, वो गिरी थी, जिससे क्या है इसकी जो ऊपरी मंजिल है 9वीं मंजिल,
उस पर क्या है टूट फूट हो गई थी, तो इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। और जीर्णोद्धार किसने करवाया दोस्तों? तो ध्यान रखना, इसका जीर्णोद्धार करवाया गया और ये जीर्णोद्धार दोस्तों महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया। किसने करवाया दोस्तों? महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया। किसने करवाया दोस्तों? महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। स्वरूप सिंह ने क्या है? स्वरूप सिंह ने कराया था। इतना ध्यान रखना, जब स्वरूप सिंह जी पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि इन्होंने कब करवाया था, कितना करवाया था, क्या करवाया था दोस्तों। लेकिन अभी इतना ध्यान रखना, महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था इसका जीर्णोद्धार दोस्तों। और बात करें तो इसके वास्तुकार कौन थे दोस्तों? तो इसके जो वास्तुकार थे दोस्तों, ध्यान रखना, इसके वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार की बात करता हूं दोस्तों। तो इसके वास्तुकार एक तो जेता थे, एक नापा थे, एक दोस्तों क्या है पोमा थे। जेता, नापा, पोमा और दोस्तों क्या है पुंजा थे। कौन थे दोस्तों? पुंजा। जेता, नापा, पोमा वे पुंजा थे। ये इनके क्या है दोस्तों वास्तुकार थे। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। लेकिन ये जो विजय स्तंभ है ये किसकी दोस्तों, किसको समर्पित है? ये जो विजय स्तंभ है किसको समर्पित है? यानी कि हम भी दोस्तों कुछ बनाते हैं तो कहते हैं कि ये उन भगवान के कारण, उन भगवान की आस्था में बनाया गया है दोस्तों। कोई मकान बनाते हैं तो कोई लिखते हैं कि माता पिता को समर्पित। जैसे कोई आपने पुस्तक देखी होगी तो उस पुस्तक पर लेखक द्वारा लिखा जाता है कि यह पुस्तक मेरे माता पिता एवं गुरुजन को क्या है समर्पित है, या उनको क्या है निमित्त है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे कुंभाजी क्या है भगवान विष्णु के भक्त थे। किसके दोस्तों? भगवान विष्णु के भक्त थे। और भगवान विष्णु के भक्त होने के कारण इन्होंने दोस्तों क्या है ये जो विजय स्तंभ है ये भगवान विष्णु को समर्पित है दोस्तों। तो ये विजय स्तंभ किसको समर्पित है? तो ये विजय स्तंभ भगवान विष्णु को क्या है समर्पित है। ये विजय स्तंभ भगवान विष्णु को क्या है दोस्तों समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है, को क्या है दोस्तों समर्पित है। ये बात आप ध्यान रखना। अभी तो हमें क्या है इस विजय स्तंभ के बारे में और पढ़ना है और जानना है, तो हम पहले क्या है पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे दोस्तों। हम विजय स्तंभ को आगे बढ़ाते हैं तो विजय स्तंभ के अंदर क्या और चीज देखते हैं हम। तो विजय स्तंभ दोस्तों, इस विजय स्तंभ किसको समर्पित है दोस्तों? ये तो ये समर्पित है, समर्पित दोस्तों किसको है समर्पित। समर्पित क्यों गलत लिखा रहा है मुझसे? समर्पित दोस्तों, ये समर्पित किसको है दोस्तों? तो भगवान विष्णु को है। किसको है दोस्तों? भगवान विष्णु को है। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखना ये जो विजय स्तंभ है दोस्तों अंदर से और बाहर से क्या है दोस्तों? अंदर से और बाहर से क्या है दोस्तों? मूर्तियों से भरा हुआ है। अंदर से और बाहर से दोस्तों क्या है? मूर्तियों से भरा हुआ है। मूर्तियों से क्या है दोस्तों? भरा हुआ है। अब दोस्तों देखना इधर, ये जो विजय स्तंभ है इस विजय स्तंभ के अंदर और बाहर क्या है? इतनी सारी देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है। तो क्या है दोस्तों इससे हम क्या है अंदर बाहर मूर्तियों से भरा हुआ है, लदा हुआ है अंदर और बाहर से इतनी मूर्तियों से दोस्तों, इसलिए इसे क्या है मूर्ति कला का संग्रहालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भरा हुआ है, भरा हुआ है इस कारण, भरा हुआ है इस कारण इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? इस कारण इसे मूर्ति कला का संग्रहालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मूर्ति कला का संग्रहालय कहा जाता है। संग्रहालय कहा जाता है दोस्तों, संग्रहालय कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? संग्रहालय कहा जाता है। या फिर दोस्तों क्या है भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा मूर्तियां इस क्या है
विजय स्तंभ के अंदर और बाहर बनी हुई है, इसलिए भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी क्या है, इसे ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। विश्व कोश कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है। अब ध्यान रखना दोस्तों, ये बात तो हो गई क्या है, विश्व कोश कहा जाता है। और बात करूं दोस्तों तो इसके बारे में, तो ये जो विजय स्तंभ है ये हमारे एक तो राजस्थान पुलिस का दोस्तों क्या है, जो राजस्थान पुलिस है इसका, और साथ ही साथ दोस्तों क्या है, हमारा जो अजमेर बोर्ड है दोस्तों, जो कक्षा 10 और 12वीं का दोस्तों जो एग्जाम लेता है आरबीएसई, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, उस अजमेर बोर्ड का भी क्या है, प्रतीक है, ये चिन्ह है दोस्तों, क्या है, प्रतीक चिन्ह है। तो दोस्तों ध्यान रखना अजमेर बोर्ड का, किसका दोस्तों, अजमेर बोर्ड का क्या है दोस्तों, अजमेर बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, क्या है दोस्तों, प्रतीक चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, प्रतीक चिन्ह है। यानी कि जो राजस्थान पुलिस है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इन दोनों का प्रतीक चिन्ह दोस्तों विजय स्तंभ है। अब ये बात आप ध्यान रखना। अब छोटी छोटी 2 बातें 3 बातें और हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, फिर इसके बाद हम क्या है, इसके जो आगे और जो दुर्ग बने हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों विजय स्तंभ की और आगे बात बढ़ाएं तो विजय स्तंभ को और देखते हैं। क्या देखते हैं हम? विजय स्तंभ को। ये विजय स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? 1440 में, और बना कब यह? पूरा 1448 में। ध्यान रखना, प्रारंभ 1440 में, पूर्ण कब हुआ? बनकर 1448 में। ठीक है, ये जो विजय स्तंभ है दोस्तों, अब मैं कंप्लीट कर दूंगा इसको 3-4 बातें लिखाकर। पहली तो दोस्तों इसकी चौड़ा, यानी कि ये कितना चौड़ा है, या इसकी चौड़ाई कितनी है दोस्तों, और इसकी ऊंचाई कितनी है। क्या है दोस्तों? इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है दोस्तों, और बात करेंगे तो कितने मंजिला है दोस्तों, कितने मंजिला है, और किस मंजिल पर क्या लिखा हुआ है, ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चौड़ाई या चौड़ा है तो वो है 30 फुट, या दोस्तों 30 फीट। कितना है दोस्तों? 30 फीट या 30 फुट चौड़ा है। तो कितना चौड़ा है दोस्तों? 30 फुट चौड़ा है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 120 फुट। कितनी है? 120 फीट ऊंचाई है। 30 फुट तो चौड़ा है दोस्तों, और 120 फुट क्या है? ऊंचाई है इसकी। ठीक है, ये दोस्तों 9 मंजिला बना हुआ है। कितना मंजिला दोस्तों? 9 मंजिला बना हुआ है। अब हम इसको समेटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखना, जो तीसरी मंजिल है उस मंजिल पर क्या लिखा हुआ है? तीसरी मंजिल पर दोस्तों ध्यान रखना, तीसरी मंजिल पर दोस्तों ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है। तो तीसरी मंजिल पर दोस्तों क्या है? अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में दोस्तों? अरबी भाषा के अंदर दोस्तों क्या है? 9 बार, कितनी बार दोस्तों? 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है। कितनी बार दोस्तों? 9 बार अल्लाह, अल्लाह क्या लिखा गया दोस्तों? 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है दोस्तों। कितनी बार? 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है, अल्लाह शब्द। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ठीक है, अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द, वो भी तीसरी मंजिल पर दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो विजय स्तंभ है उसकी ऊपरी मंजिल, यानी कि सबसे ऊपर ही ऊपर जो मंजिल है वो मंजिल कौन सी है दोस्तों? तो वो मंजिल है 9वीं मंजिल। कौन सी दोस्तों? 9वीं मंजिल। ये जो 9वीं मंजिल है दोस्तों, इस 9वीं मंजिल पर कुंभा ने क्या है दोस्तों? कुंभा ने अपने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की क्या है दोस्तों? रचना करवाई थी। कुंभा ने क्या है दोस्तों? इस 9वीं मंजिल पर क्या है दोस्तों? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना करवाई थी। प्रशस्ति की क्या है दोस्तों? रचना करवाई। प्रशस्ति की क्या है दोस्तों?
रचना करवाई। अब रचना करवाई तो किसने रचना की दोस्तों? तो इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना दोस्तों प्रारंभ करने वाला तो है अत्रि भट्ट। रचना प्रारंभ किसने की दोस्तों? तो इसकी रचना प्रारंभ करने वाला है वो व्यक्ति तो है अत्रि भट्ट, अत्रि भट्ट दोस्तों। और इससे जो पूर्ण की इस रचना को दोस्तों, वो पूर्ण की इस अत्रि भट्ट का क्या है दोस्तों? पुत्र था। कौन था दोस्तों? पुत्र। वो पुत्र है दोस्तों हमारा महेश भट्ट। कौन है दोस्तों? महेश भट्ट। इस महेश भट्ट ने पूर्ण की 1460 ईस्वी के अंदर। कब की दोस्तों? 1460 ईस्वी में क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना पूर्ण की दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं हमारे जो और गढ़ है, उन गढ़ को किसने कैसे निर्माण करवाया दोस्तों, तो उसकी चर्चा बात कर लेते हैं। किसने करवाया? कुंभा ने करवाया या पुण्य निर्माण करवाया? तो हम उन गढ़ की बात कर लेते हैं कि कौन सा गढ़, कौन सा दुर्ग कहां पर है दोस्तों। ये जो महत्वपूर्ण बात थी वो हमने बात की। इसी प्रकार से और महत्वपूर्ण बात होगी वो बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करो दोस्तों। चैनल पर पहली बार हो तो दोस्तों चैनल को क्या है? सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों क्या है? अच्छा सा कमेंट दे दो, ताकि क्या है मुझे भी हौसला मिलता रहे कि मैं जो पढ़ा रहा हूं मेरे साथियों को, मेरे दोस्तों को, मेरे विद्यार्थियों को क्या है अच्छे से समझ में आ रहा है और वो पढ़ रहे हैं और समझ पा रहे हैं जो मैं उनको समझाना चाहता हूं। दोस्तों आपको नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल रहे, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में मिल रहे, और हमारे क्या है जो व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है कान्हा एजुकेशन का, वहां पर भी क्या है दोस्तों मिल रहे हैं नोट्स। आप कहीं से भी हमसे जुड़ कर क्या है इस क्लास के क्या है प्रत्येक क्लास के क्लास होने के बाद या उसके अगले दिन क्या है नोट्स डाल दिए जाते हैं, उपलब्ध करवा दिए जाते हैं, अपलोड कर दिए जाते हैं, अगली क्लास से पहले कर दिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या होता है दोस्तों। कुंभा ने और दुर्ग के निर्माण करवाए, उनमें से एक दुर्ग है बोमट का दुर्ग। कौन सा दोस्तों? बोमट का दुर्ग। ये बोमट दुर्ग कहां पर बनवाया दोस्तों? तो उदयपुर के अंदर बनवाया। कहां पर दोस्तों? उदयपुर में बनवाया। इसके बाद दोस्तों एक अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अब मैं क्या है दोस्तों इनके नाम बता रहा हूं, ध्यान रखना, परीक्षा में सिर्फ नाम पूछा जाता है कि कौन सा दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया। तो अचलगढ़ का दुर्ग दोस्तों कहां पर आता है? सिरोही के अंदर है। कहां दोस्तों? सिरोही के अंदर है दोस्तों। कौन सा? अचलगढ़ का दुर्ग दोस्तों। एक है बसंती दुर्ग दोस्तों। कौन सा दुर्ग दोस्तों? बसंती दुर्ग। ये बसंती दुर्ग, बसंती दुर्ग कहां पर है दोस्तों? माउंट आबू में है। कहां पर है दोस्तों? माउंट आबू। और ये माउंट आबू कहां पर है दोस्तों? तो ये है सिरोही के अंदर। कहां पर दोस्तों? सिरोही के अंदर है। ये तीन चीजें होगी दोस्तों जो महत्वपूर्ण है दोस्तों। परीक्षाओं में क्या है पूछने लायक जो प्रश्न है, जो परीक्षाओं में क्या है दोस्तों पूछे जाते हैं बार बार, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो एक दोस्तों आता है बैराठगढ़ का दुर्ग दोस्तों। कौन सा? बैराठगढ़ का दुर्ग या बैराठगढ़ दोस्तों। क्या आता है? बैराठगढ़ दोस्तों। ये जो बैराठगढ़ है ये बदनौर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? बदनौर में है। कहां पर है? बदनौर में। और बदनौर वर्तमान में ब्यावर जिले के अंदर है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गया। जो कुंभा है उसने क्या है दोस्तों बदनौर विजय। कौन सी दोस्तों? बदनौर विजय या फिर बैराठगढ़ विजय दोस्तों। इस बदनौर विजय को बैराठगढ़ विजय भी कहा जाता है दोस्तों। तो बदनौर विजय या बैराठगढ़ विजय के क्या है दोस्तों उपलक्ष्य में, किसके उपलक्ष्य में दोस्तों क्या है बदनौर के अंदर कुशाला माता। कौन सी दोस्तों? कुशाला माता या फिर दोस्तों बदनौर माता का, इस कुशाला माता को क्या है दोस्तों बदनौर माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बदनौर माता भी कहा जाता है। बदनौर माता का निर्माण करवाया, बदनौर माता के मंदिर का निर्माण करवाया, मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों।
क्योंकि हम इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ रहे हैं तो वापस एक बार देखना जरूरी है। निर्माण करवाया, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। कुछ चीज छूट जाती है तो आगे जैसे ही टॉपिक आता है तो उसमें क्या है दोस्तों, कमर हो जाती है। बदनौर या बैराटगढ़ विजय के उपलक्ष्य में क्या है, कुंभा ने, किसने दोस्तों, कुंभा ने कुशाला माता, किसने करवाया दोस्तों, कुंभा ने करवाया। कुंभा ने क्या है, कुशाला माता या बदनौर माता के मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पर करवाया दोस्तों, बदनौर के अंदर करवाया। कहां पर, बदनौर में। और यह बदनौर वर्तमान में किस जिले में है दोस्तों, तो ब्यावर जिले में है। आप ये ध्यान रखना दोस्तों। अब हम बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ के अंदर कुंभा ने किसी मंदिर का निर्माण करवाया या नहीं करवाया, तो उसकी भी बात करते हैं। क्योंकि बदनौर में यदि मंदिर का निर्माण करवाया है तो चित्तौड़गढ़ में तो करवाया होगा, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का क्या है, हम इसे आधुनिक निर्माता कहते हैं कुंभा को। तो क्या इसने चित्तौड़गढ़ के अंदर कोई मंदिर का निर्माण करवाया या नहीं करवाया, और इन्हीं के काल में क्या मेवाड़ में और कहीं पर मंदिर, भवन, दुर्ग किसी का निर्माण हुआ या नहीं हुआ, वो सभी हम क्या है देखते हैं दोस्तों। अब हम आगे और निर्माण की बात करें, सांस्कृतिक उपलब्धियों की, तो एक आता है दोस्तों कुंभा ने, क्या है दोस्तों, कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में, कहां पर दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में दोस्तों किसका, कुंभ श्याम मंदिर। कौन सा दोस्तों, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर दोस्तों, या फिर हम इसे क्या है दोस्तों, कुंभ स्वामी मंदिर भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, कुंभ स्वामी मंदिर भी कहते हैं, कुंभ स्वामी मंदिर, इसका निर्माण करवाया। किसका दोस्तों, कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। किसका, कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, का निर्माण करवाया दोस्तों, का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, यह बात हो गई। अगली बात हम करें तो चित्तौड़गढ़ में तो क्या है, कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों, और या फिर इसे कुंभ स्वामी मंदिर कहते हैं। और दोस्तों क्या है, कुंभलगढ़ के अंदर, कहां पर दोस्तों, कुंभलगढ़ में दोस्तों क्या है, मामा देव तालाब का, मामा देव तालाब का दोस्तों, किसका, मामा देव तालाब का मामा देव तालाब का निर्माण करवाया, तालाब का निर्माण करवाया, तालाब का क्या है दोस्तों, निर्माण करवाया। ध्यान रखना, मामदेव तालाब अलग है दोस्तों, और ये मामा देव है। एक मामदेव तालाब भी आएगा, हम जब आगे पढ़ेंगे तब, लेकिन ये मामादेव तालाब है। तो कुंभलगढ़ के अंदर दोस्तों, कुंभलगढ़ में क्या है, मामादेव तालाब का निर्माण करवाया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, कुंभा के समकालीन एक दिल्ली का शासक था। कौन था दोस्तों, दिल्ली का सुल्तान था सैयद दोस्तों। कौन था, सैयद। कुंभा ने दिल्ली सुल्तान, किसको दोस्तों, कुंभा ने दिल्ली सुल्तान मोहम्मद, दिल्ली सुल्तान मोहम्मद शाह को पराजित कर, किसको दोस्तों, मोहम्मद शाह को पराजित कर दिल्ली में, पराजित कर दिल्ली में, कहां पर दोस्तों, दिल्ली में, दिल्ली में क्या है दोस्तों, बिड़ला मंदिर का निर्माण करवाया। किसका दोस्तों, बिड़ला मंदिर का निर्माण करवाया, बिड़ला मंदिर का निर्माण करवाया। अब दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर भी क्या है, बिड़ला मंदिर है, लेकिन राजस्थान के अंदर जो बिड़ला मंदिर है उसका निर्माण कुंभा ने नहीं करवाया दोस्तों। ये जो बिड़ला मंदिर है दोस्तों, ये कहां पर है, दिल्ली में। दिल्ली वाले बिड़ला मंदिर का क्या है, कुंभा ने निर्माण करवाया। नोट लगाकर आप लिख सकते हो या समझ सकते हो। जो राजस्थान में बिड़ला मंदिर है, राजस्थान में बिड़ला मंदिर कहां पर है दोस्तों, बिड़ला मंदिर, ये जो बिड़ला मंदिर है दोस्तों कहां पर है, और इस बिड़ला मंदिर को क्या कहा जाता है, तो इस मंदिर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर कहा जाता है। जो राजस्थान में दोस्तों बिड़ला मंदिर है, इसे लक्ष्मी नारायण का मंदिर कहा जाता है, और ये जयपुर में है। कहां पर है दोस्तों, जयपुर में है।
और जो जो जयपुर में बिड़ला मंदिर है इसका निर्माण दोस्तों हमारे गंगा प्रसाद बिड़ला ने करवाया था। किसने दोस्तों? गंगा प्रसाद बिड़ला ने। किसने दोस्तों? गंगा प्रसाद बिड़ला ने करवाया। किसने दोस्तों? गंगा प्रसाद बिड़ला ने करवाया। ये ध्यान रखना, कुंभा ने दिल्ली सुल्तान मोहम्मद शाह को पराजित कर दिल्ली के अंदर बिड़ला मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। और राजस्थान के अंदर जो बिड़ला मंदिर है, इस बिड़ला मंदिर का निर्माण गंगा प्रसाद बिड़ला ने करवाया दोस्तों। ये ध्यान आप रखना। अब हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो हमारे कुंभाजी है इनके शासन काल में दोस्तों 2 मंदिर का निर्माण और हुआ है। तो कौन कौन से मंदिर का निर्माण हुआ? और दोस्तों मंदिर बहुत सारे का निर्माण हुआ, एक श्रृंगार चमरी का भी निर्माण हुआ, तो उनकी बात हम कर लेते हैं। फिर हम कुंभाजी का क्या है साहित्य में जो योगदान है वो योगदान आज प्रारंभ करेंगे दोस्तों। कल लगभग क्या है 100% दोस्तों क्या है समझना, कल कुंभाजी को हम कंप्लीट कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? कुंभाजी को कंप्लीट कल कर देंगे। तो आप एक बार क्या है अच्छे से पढ़ लो दोस्तों, समझ लो। नोट्स आपको उपलब्ध हो रहे हैं, तो नोट्स का क्या है दोस्तों, आप भी नोट्स बना लो जो नोट्स मिल रहे हैं उससे दोस्तों, और साथ ही साथ क्या है अच्छे से पढ़ लो, उसे रिवीजन कर लो। और कोई बात समझ में नहीं आई हो तो वापस जाकर क्या है 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार वीडियो देख लो, तो अच्छे से क्या है समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो समझने वाली बात है वो मैं समझा सकता हूं, लेकिन जो तथ्य है दोस्तों, जो क्या है तथ्य है, उन तथ्यों को तो आपको क्या है याद करना ही पड़ेगा। अब मैं उसमें कोई कहानी या कोई लॉजिक नहीं लगा सकता हूं। यदि कहानी बनाऊं या लॉजिक लगाऊं दोस्तों, तो कहानी बनाने और लॉजिक लगाने से कोई काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको क्या है सिलेक्शन लेना है। अब सिलेक्शन लेना है तो लॉजिक को पकड़ना ही पड़ेगा, तथ्य को पकड़ना ही पड़ेगा दोस्तों। जब तथ्य को पकड़ोगे तो अपने आप क्या है काम बनेगा दोस्तों। अब हम आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों। एक कुंभा के शासन काल के अंदर एक श्रृंगार चमरी का निर्माण हुआ था। किसके दोस्तों? कुंभा के शासन काल में। अब कुंभा के शासन काल में किसने करवाया था श्रृंगार चमरी का निर्माण, कहां पर हुआ? तो देखना दोस्तों, इनके शासन काल के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पर दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या है दोस्तों एक श्रृंगार चमरी का निर्माण होता है। किसका दोस्तों? श्रृंगार चमरी का। यह श्रृंगार चमरी है, इस श्रृंगार चमरी का क्या है दोस्तों निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। अब इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों, तो वो देखना। तो इस श्रृंगार चमरी का निर्माण किसने करवाया और कहां पर इसका निर्माण हुआ वो देखना दोस्तों। तो इसका जो निर्माण है दोस्तों वेलका नामक व्यक्ति ने करवाया। इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो इसका निर्माण कराने वाला जो व्यक्ति है वो है वेलका। कौन है दोस्तों? वेलका है। मैं बड़ा लिख देता हूं दोस्तों, छोटा लिखा गया हो तो ये वेलका। ठीक है दोस्तों, वेलका ने। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? वेलका ने करवाया। और चित्तौड़गढ़ के अंदर जो स्थान है वो है हमारा जो रमाबाई है दोस्तों। ये रमाबाई कौन है? ये कुंभा की पुत्री है। कौन है दोस्तों? इसे हम क्या है वागीश्वरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वागीश्वरी भी कहते हैं। और ये किसकी पुत्री है दोस्तों? कुंभा की पुत्री। ध्यान रखना, किसकी पुत्री है? कुंभा की पुत्री। अब दोस्तों रमाबैया वागीश्वरी के विवाह स्थल पर बनाया गया है। के विवाह स्थल पर बनाया गया है। के विवाह स्थल पर बनाया गया है या बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, बनाई गई। अब दोस्तों समझना, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक श्रृंगार चमरी बनाई गई है। और इस श्रृंगार चमरी को बनाने वाला जो व्यक्ति है वो है वेलका। इस वेलका ने क्या किया? एक श्रृंगार चमरी का निर्माण करवाया दोस्तों।
और वो जो निर्माण करवाया था वो रमाबाई का, या जो वागीश्वरी है कुंभा की पुत्री, उनका जो विवाह हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, उस स्थान पर क्या है, इस श्रृंगार चंवरी का निर्माण करवाया था दोस्तों। ये ध्यान रखना। ये तो हुआ एक बिंदु कंप्लीट दोस्तों। अब हम क्या है, इनके शासन काल में दोस्तों रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण हुआ था, और वो निर्माण किसने करवाया था, उस मंदिर में ऐसी क्या खास बात है उसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कुंभा ने दोस्तों क्या है, कुंभलगढ़ के अंदर, कहां पर दोस्तों, कुंभलगढ़ में, कहां पर, कुंभलगढ़ में एक मामादेव तालाब का निर्माण करवाया। किसका दोस्तों, मामादेव तालाब, या फिर दोस्तों इसे क्या है, कुंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुंड। यह बात हमने की थी कुंभलगढ़ में। अब दोस्तों ध्यान रखना, मामदेव कुंड भी है, और वो मामदेव कुंड कहां पर है दोस्तों, तो सिवाना दुर्ग में है। कहां पर, सिवाना दुर्ग में है। अब आप ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा तो आपके मन में क्या है, प्रश्न उठेगा, चलेगा, आप परेशान होगे, तो इससे अच्छा है मैं बता देता हूं। मुझे याद आ गया वापिस कि बता देना चाहिए, ताकि क्या है आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए कि जो मामादेव तालाब या कुंड है वो कहां पर है, कुंभलगढ़ में है, और मामदेव कुंड आ जाए वो सिवाना दुर्ग में है दोस्तों। ठीक है, नोट कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कुंभा के शासन काल में रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण हुआ था दोस्तों। किसके शासन काल में हुआ था दोस्तों, कुंभा के शासन काल में। किसका हुआ दोस्तों, रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण। रणकपुर जैन मंदिर का क्या हुआ दोस्तों, निर्माण हुआ था। रणकपुर का जैन मंदिर कहां पर है दोस्तों, आपको पता होगा कि जो रणकपुर है वहां पर है। अब रणकपुर पहले कहां था, पाली में था, तो कहां पर होगा, पाली में ही होगा। रणकपुर जैन मंदिर का क्या है दोस्तों, निर्माण होता है। इसका निर्माण कब होता है दोस्तों, और इसका निर्माता कौन है, इसे कौन बनवाता है, तो इसका निर्माता कौन है, इसका वास्तुकार कौन है दोस्तों, ये भी हमें देखना है, वास्तुकार कौन है। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो किसका मंदिर है, किस भगवान का है, वो भी देखना है। और इस मंदिर की खास बात क्या है दोस्तों, तो वो भी देखना है। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण दोस्तों 1439 ईस्वी में हुआ। कब हुआ दोस्तों, 1439 ईस्वी के अंदर क्या है, इस मंदिर का निर्माण होता है। इस मंदिर को बनाने वाला जो व्यक्ति है वो है मंत्री दारनक शाह। कौन है दोस्तों, मंत्री दारनक शाह है। कौन है दोस्तों, मंत्री दारनक शाह है। और इसके जो वास्तुकार है दोस्तों, वो वास्तुकार है देपाक। कौन है दोस्तों, वास्तुकार देपाक है दोस्तों। ये जो मंदिर है दोस्तों चौमुखा मंदिर है। कौन सा दोस्तों, चौमुखा मंदिर है। कौन सा मंदिर है दोस्तों, चौमुखा मंदिर है। यानी कि इस मंदिर के क्या है, 4 मुख है। जो मंदिर है उसके क्या है दोस्तों, 4 दरवाजे है, चौमुखा मंदिर है दोस्तों। और ये जो है भगवान आदिनाथ का है। किनका है, आदिनाथ का है। भगवान आदिनाथ का क्या है दोस्तों, चौमुखा मंदिर है। ये बात हो गई दोस्तों। अब हम बात करते हैं तो इस मंदिर में क्या है दोस्तों, ये जो मंदिर है इसके अंदर 1444 खंबे हैं। कितने खंबे हैं दोस्तों, 1444 खंबे हैं। कितने खंबे दोस्तों, 1444 खंबे हैं। ध्यान रखना, ये जो मंदिर है इस मंदिर में दोस्तों 1444 क्या है दोस्तों, खंबे है। चौमुखा मंदिर है जो आदिनाथ का है, भगवान का दोस्तों। वास्तुकार कौन था, देपाक था। मंत्री दारनक शाह है। इस मंदिर को दोस्तों क्या कहा जाता है, मंदिर में कितने खंबे हैं, 1444 खंबे हैं। तो इस मंदिर को क्या है, खंबों का वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, खंबों का वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, खंबों का वन कहा जाता है। और इसे दोस्तों क्या है, नल्ली का वाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसके ये 2 उपनाम है, ध्यान रखना।
नल्ली का वाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नल्ली का वाहन कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। नल्ली का वाहन और खंभों का वन रणकपुर जैन मंदिर को कहा जाता है दोस्तों। अब हम कुंभा का साहित्य में जो योगदान है उस योगदान की बात करते हैं कि कुंभा ने क्या क्या अपना योगदान दिया था। कुंभा के दरबारी विद्वान की बाद में बात करेंगे, पहले कुंभा के साहित्य योगदान की बात करते हैं दोस्तों। कुंभा खुद एक विद्वान था दोस्तों। कुंभा लड़ाकू था ही था। कुंभा को क्या है दोस्तों, लड़ने वाला योद्धा था, लेकिन क्या है एक विद्वान भी था और विद्या के प्रति क्या था, अनुरागी था। यानी कि विद्या के लिए वो क्या था दोस्तों, लगाव रखता था विद्या का, विद्या से क्या है वो प्रेम करता था। तो विद्या अनुरागी भी कहा जाता है इसे, और इसे क्या है दोस्तों, एक विद्वान भी कहा जाता है कुंभा को। तो कुंभा के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। कुंभा का साहित्य में योगदान, इसको पूरा देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं आज और कल कंप्लीट करते हुए कुंभा को कंप्लीट हो जाएगा और शासनकाल आपको याद होगा। तो कुंभा का क्या है, साहित्य में योगदान। साहित्य में योगदान, अब साहित्य में इनका योगदान क्या रहा दोस्तों? तो पहले तो दोस्तों ध्यान रखना, कुंभा एक विद्वान और क्या है, विद्या अनुरागी शासक था। क्या था दोस्तों? कुंभा एक विद्वान, क्या था दोस्तों? कुंभा एक विद्वान एवं विद्यानुरागी शासक था। क्या था दोस्तों? विद्यानुरागी शासक था। विद्यानुरागी शासक था। विद्यानुरागी क्या था दोस्तों? शासक था। विद्यानुरागी शासक था दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। अब कुंभा के लिखित ग्रंथ, यानी कि कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे उनको देखते हैं। तो कुंभा के क्या है दोस्तों, लिखित ग्रंथ। कुंभा के क्या है दोस्तों, लिखित ग्रंथ। अब कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं उनको देखते हैं। तो उनमें से आज हम एक ग्रंथ की चर्चा करेंगे, बाकी सारे ग्रंथ कल देखेंगे। तो एक ग्रंथ के आज हम चर्चा करेंगे और वो ग्रंथ है दोस्तों संगीत राज। इस संगीत राज की आज हम चर्चा करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? ये जो संगीत राज ग्रंथ है, इस संगीत राज की हम क्या है आज चर्चा करेंगे। इस संगीत राज की, ये जो संगीत राज है दोस्तों, ये कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। कौन सा दोस्तों? कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है दोस्तों। इस ग्रंथ को क्या है दोस्तों, कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा जाता है। अब ये आप ध्यान रखना, संगीत राज को क्या है, कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा जाता है। ये जो ग्रंथ है दोस्तों 5 रत्न कोश में बटा हुआ है। कितने? 5 रत्न कोश में बटा हुआ है। अब कौन कौन से रत्न कोश में बटा हुआ है दोस्तों, ये मैं बता देता हूं। बंटा हुआ है 5, कितने दोस्तों? 5 भागों में इस ग्रंथ की क्या है, संगीत राज की क्या है दोस्तों, रचना हुई है। कितने? 5 भागों में। कौन कौन से दोस्तों ग्रंथ हो सकते हैं? 5 भाग इस ग्रंथ के कौन कौन से? एकदम सरल भाषा में समझाऊं दोस्तों तो 5 के 5 भाग याद हो जाएंगे आपको दोस्तों। हम सबसे पहले दोस्तों क्या है, किसी भी लिखी हुई चीज को क्या है, हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? पढ़ते हैं। तो पढ़ना को क्या कहा जाता है दोस्तों? पाठ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पाठ्य। क्या कहा जाता है दोस्तों? पाठ्य कहा जाता है। यानी कि पहला इनका जो भाग है वो है पाठ्य रत्न कोश। कौन सा है दोस्तों? पाठ्य रत्न कोश। अब हमने पढ़ लिया दोस्तों, मान लो कोई गीत है, उस गीत को आपको क्या है, याद करना है। फिर उस गीत को आपको गाना है और किसी ढोलक के साथ गाना है ताकि कोई नाच सके, और जब कोई नाचे तो उसे देखने वाला हो और आपके गीत को सुनने वाला हो, तो उसे क्या है, रस की प्राप्ति हो। तो क्या करोगे आप? पहले तो उस गीत को पढ़ोगे, तो क्या हो गया, पाठ्य रत्न कोश। क्या पढ़ा आपने? गीत पढ़ा, तो दोस्तों कौन सा हो गया, गीत रत्न कोश। कौन सा हुआ दोस्तों? गीत
रत्न कोश हो गया, ये लो सा गीत रत्न कोश। अब आपने दोस्तों गीत का क्या है, गीत को पढ़ लिया, गीत आपको याद हो गया, गीत को पढ़ा, गीत याद हो गया, तो गीत का क्या करोगे आप, गीत गाओगे। गीत गाओगे तो क्या है, साथ में ढोलक बजेगी, उस ढोलक को क्या कहा जाता है दोस्तों, वाद्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, वाद्य कहा जाता है। तो ये क्या है, वाद्य रत्न कोश है। क्या है दोस्तों, वाद्य रत्न कोश है दोस्तों। इसके बाद जब ढोलक बजी, गीत गाया गया, तो क्या है दोस्तों, जो लोग वहां पर है वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और क्या करते हैं, नाचने लगते हैं। क्या करने लगते हैं दोस्तों, नाचने लगते हैं। तो इसे क्या है, नृत्य रत्न कोश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, नृत्य रत्न कोश भी कहा जाता है। अब दोस्तों समझना, आपने गीत को क्या है पढ़ा, याद कर लिया, फिर आपने गीत को गाया और साथ में क्या है, वाद्य जो ढोल बजा वो हो गया वाद्य रत्न कोश। फिर क्या है दोस्तों, नृत्य हुआ तो नाचा। अब देखने वाले ने देखा नृत्य, गीत को सुना, साथ में ढोलक की जो मधुर आवाज थी, जो वाद्य यंत्र बज रहे थे उनकी मधुर आवाज से क्या है, उससे रस की प्राप्ति हुई। तो इसे क्या है दोस्तों, रस रत्न कोश कहा गया। जो अंतिम जो कोश था वो अंतिम कौन सा है, रस रत्न कोश कहा गया है दोस्तों। इस नृत्य रत्न कोश के अंदर दोस्तों क्या है, एक नाटक की भी क्या है दोस्तों, वर्णन मिलता है। जो नाटक होता है दोस्तों उनका भी क्या है, वर्णन मिलता है। इसके अंदर नृत्य का तो वर्णन मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ में क्या है, नाटक का भी वर्णन मिलता है। अब दोस्तों इन ग्रंथों के जो भाग है संगीत राज, इसके जो भाग है, इन भागों को और समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं है शायद, क्योंकि जिस प्रकार से नाम है उसी प्रकार से इनमें क्या है, वर्णन किया हुआ है। पाठ्य के अंदर दोस्तों कैसे क्या है पढ़ा जाता है। गीत रत्न कोश में क्या है, गीत के बारे में है, वाद्य रत्न कोश के बारे में है, और नृत्य के अंदर नाचना और नाटक करने का वर्णन है, और रस रत्न कोश के अंदर क्या है, एक रस का किस प्रकार से अनुभव होता है उसका है दोस्तों। यानी कि जैसे नाम है वैसे ही इनका अर्थ है, आप अब समझ गए होंगे, ये बात है। तो ये ग्रंथ हमने देख लिया, संगीत राज ग्रंथ कुंभा का पहला जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, और 5 भागों में, कितने भागों में दोस्तों, 5 भागों में बटा हुआ है। 5 रत्न कोश भागों में बटा हुआ है। कितने, 5 रत्न कोश भागों में बटा हुआ है। क्योंकि मुझे पता है मैं आधा अधूरा लिखूंगा तो आप समझने में क्या है, कंजूसी करोगे, समझने में कंजूसी करोगे। याद करने में तो कंजूसी करते ही हो, लेकिन क्या है, समझने में भी कंजूसी करोगे। जब समझने में कंजूसी करोगे तो क्या है, याद करने में भी अपने आप कंजूसी होगी दोस्तों। ये कंजूसी मत करो और अच्छे से क्या है, पढ़ो, याद करो, समझो। कोई डाउट हो तो पूछो, क्लियर करेंगे आपके डाउट को। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है दोस्तों। आप लाइव चैट में कमेंट करते हो तो क्या है कि आजकल हमारी टीम बताती है कि लाइव चैट के अंदर क्या है, प्रेम लीलाएं चल रही है, प्रेम का क्या है, बातचीत होती है, प्रेम का इजहार किया जा रहा है। तो वो अब ध्यान देना छोड़ दिया है, कि उनका कहना है कि हम क्या ध्यान दें उनकी बातों पर। तो दोस्तों आप आपका काम करते रहे। आपका कोई डाउट हो तो डाउट आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर क्या है कर देना, लाइव चैट में कमेंट करके डाउट ना पूछे, ठीक है दोस्तों। सभी को जय एकलिंगनाथ जी की, सभी को जय सिया राम दोस्तों। हम मिलेंगे कल, जो कुंभा को क्या है पूरा कर देंगे। यानी कि लगभग दोस्तों कितनी 6 क्लासों में कुंभा पूर्ण होगा, यानी कि 6 घंटे हमने कुंभा को दिए हैं दोस्तों। तो सोच लेना, जब हमने अधिक समय कुंभा को दिया है तो कुंभा से हर भर्ती के अंदर क्या है, प्रश्न आना ही आना है। तो कुंभा को अच्छे से समझना दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।